महारथी सेगमेंट में जुड़ रहे हैं गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर गौतम शाह। अगर आप देखें बाजार में एक कल शेकआउट देखने को मिला, थोड़ा सा शेकआउट, बहुत भीषण कोई गिरावट नहीं आई थी, पुल बैक कहेंगे आप, रिट्रेसमेंट कहेंगे। तो हमने सोचा गौतम से बेहतर कौन बता सकता है कि चार्ट्स क्या कहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ इंडियन मार्केट के चार्ट्स ही नहीं, कई एसेट क्लासेस के और ग्लोबल चार्ट्स पे भी नजर रखते हैं। गौतम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत हम लोग, हमारी पूरी टीम जो है राह देख रही थी गौतम जी कब आएंगे, ढेर सारी हमें हेडलाइंस देंगे, बताएंगे बाजार में। अब पहले ये बताइए कि आप मुंबई में कि आप न्यूयॉर्क में? आजकल आप न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में ज़्यादा दिखाई देते हैं, और आपकी विंडो के पीछे ये स्काई स्क्रेपर देख के मुझे लग रहा है कहीं आप न्यूयॉर्क में तो नहीं है। नहीं, मैं दुबई में हूँ अजय जी। देखिए, सही पहचाना। ये जो है स्काई स्क्रेपर आपके पीछे का, मुझे बता रहा था। चलिए, दुबई के इन्वेस्टर्स से मिलने के लिए आप गए, एक व्यू पहले ग्लोबल ले लेते हैं। कल हमने एक चले हुए यूएस मार्केट में एक छोटा सा ट्रिगर रेटिंग डाउनग्रेड का थोड़ी सी नर्वसनेस कर दिया। यूरोपियन मार्केट में भी वो दिखाई दिया, कुछ एशियन मार्केट में भी आज। क्या ये एक आपको चार्ट सिस्टम में ग्लोबल मार्केट के कैसे दिखते हैं? देखिए, ग्लोबल मार्केट के चार्ट्स अभी भी काफी अच्छे हैं, क्योंकि एक काफी एक डिस्करेक्ट है कि इतनी बड़ी न्यूज फ्लो यूएस से आई है। और अगर आप यूएस मार्केट के चार्ट को देखें तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि एसएनपी, नैस्डैक, डाउ, रसल 2000 और डाउ ट्रांसपोर्टेशन एवरेज, ये जो मेजर जो 5-6 इंडिसेस है, सब एक साथ चल रहे हैं। इनफैक्ट डाउ एक 3 महीने के एक रेंज में था, जब वो 34,500 का लेवल क्रॉस किया तो उसमें एक बहुत बड़ी ब्रेकआउट आई है। और मुझे लग रहा है कि डाउ इवेंचुअली लाइफ टाइम हाइज और 37,000 तक जा सकता है। तो अगर आप चार्ट्स को देखें और न्यूज फ्लो को देखें तो एक डिस्कनेक्ट है। बट मेरा ये मानना है चार्ट्स को देख के कि लग रहा है कि ये न्यूज फ्लो डिस्काउंटेड है, ये ज्यादा मार्केट को इम्पैक्ट नहीं करेगी। तो ग्लोबल मार्केट्स तो अच्छे लगते हैं। अगर आप यूएस को देखें, यूरोपियन मार्केट्स 52 वीक हाइज, लाइफ टाइम हाइज पे चल रहे हैं। और एशियन मार्केट्स में भी अच्छी रिबाउंड आई है। आप जापान को देखिए, सिंगापुर में इतनी अच्छी मूवमेंट आई है, हांगकांग में इतनी अच्छी मूवमेंट आई है। तो वर्ल्ड मार्केट्स इन जनरल जुलाई स्टार्टिंग में उतने अच्छे नहीं थे, बट अभी काफी अच्छे हो गए हैं। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि इंडियन मार्केट्स में भी जो कल जो हुआ था, एक नीजक रिएक्शन था, इट वाज रिक्वायर्ड, इट विल मेक द मार्केट हेल्दी। और क्योंकि मेरा 20 साल का तजुर्बा है मार्केट का, मैंने ये देखा है कि बुल मार्केट हमेशा बीच बीच में डराता है। ये आपको दिखाता है कि मैं नीचे जा रहा हूं, बट सपोर्ट लेवल से वो बार बार घूम जाता है। तो मेरे हिसाब से ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, ज्यादा डाउनसाइड है नहीं, मार्केट को ये हेल्दी बनाता है। और ये जो 5-6 दिन की जो करेक्शन हुई है इंडियन मार्केट्स में, जो टेक्निकल स्टडीज जो एकदम ओवरबॉट थे, अब धीरे धीरे ओवरसोल्ड लेवल की तरफ आ रहे हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छी बन गई है, और 19,300 से 500 का जो रेंज है, काफी सॉलिड सपोर्ट है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ से बाजार घूम जाना चाहिए। क्या बात बोली आपने, समझा दिया आपने इतनी अच्छी तरह कि स्ट्रक्चर बुल मार्केट का है, बीच में शेकआउट्स आएंगे, उसमें आपको ट्रेडर हैं तो रिस्क मैनेजमेंट करना है, और इन्वेस्टर हैं तो ये मौका देख के लगा दीजिए पैसा, क्योंकि 20,000 पे 10 तक देख के वापस 19,600 के करीब आया। तो एक्चुअली तो देखा जाए तो रिट्रेस तो किया ही है, जो आप कह रहे हैं कि ये हो चुका है, अब एक्शन का टाइम है। चलिए, बैंक निफ्टी का भी एक बार चार्ट बता दीजिए। बैंक निफ्टी थोड़ा मिस कर रहा है, एक दो स्टेप, थोड़ा लेथार्जिक टाइप से चल रहा था निफ्टी के साथ में। कहा क्या हो रहा है वहां पे? देखिए, एक पॉइंट जो अजय जी आपने कहा था राउंड नंबर्स का 20,000, तो मैंने देखा है कि राउंड नंबर्स हमेशा सेंटिमेंटल होती है, और सेंटिमेंट के कारण उससे यूफोरिया आती है। तो इसीलिए जब बाजार 20,000 के आसपास गया तो वहां पर वो क्लियरली प्रॉफिट बुकिंग हुई, और उसके कारण ये 500-600 पॉइंट का करेक्शन आया। बट यहां से अगर आप लीडरशिप देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अगर आईटी इंडेक्स एक ही जगह पे है, रिलायंस अपने ऊपर के एंड के रेंज पे है, तो अगर कोई सेक्टर है मार्केट में जो यहाँ पर बाजार को ऊपर चला सकता है, वो है बैंक निफ्टी। क्योंकि बैंक निफ्टी की बहुत अच्छी सी ब्रेकआउट हुई थी एक महीना पहले 44,500 के आसपास। हम उसके आसपास ही है, अभी 44,900 लेवल्स पे चल रहे हैं। और जिस तरह की स्ट्रक्चर है काफी पीएसयू बैंक्स में, एचडीएफसी बैंक पे, आईसीआईसीआई बैंक पे, मुझे लग रहा है कि यहाँ से बैंक निफ्टी घूम सकता है। और अगर वो यहाँ से घूमता है तो 47,500 तक से 48,000 तक जा सकता है। तो आई थिंक अगर यहाँ से मार्केट को लीडरशिप लेना है तो बैंक निफ्टी में डेफिनेटली बने रही है। बट एक और सेक्टर विद इन द बैंक निफ्टी जो हमें काफी अच्छा लगता है, वो है पीएसयू बैंक। अगर आप पीएसयू बैंक इंडेक्स को देखें तो वो 10 साल का ब्रेकआउट हुआ है, 4400 का बहुत बड़ा रेसिस्टेंस था, विच हैज बीन क्लियर्ड। और मुझे लग रहा है कि यहां से 20 से 30% की तेजी पीएसयू बैंक इंडेक्स में आ सकता है। इनफैक्ट कल हमने अपना बिग पिक्चर रिपोर्ट रिलीज किया, वहां पर मैंने 3-4 चार्ट दिए हैं कि क्यों हमें पीएसयू बैंक इंडेक्स अच्छा लगता है। तो यहाँ पर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सारे टॉप स्टॉक्स, एसबीआई, कैनरा, बैंक ऑफ बड़ौदा, और छोटे छोटे स्टॉक्स भी
IDBI बैंक, PNB, आई थिंक बड़ी अपॉर्चुनिटी है और आपके व्यूअर्स को इसमें ध्यान रखना चाहिए। गौतम, आपने निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बताया, लेकिन इस बीच सेक्टोरियली जिसके बारे में सबसे ज़्यादा आजकल चर्चा हो रही है वो है फार्मा। काफ़ी सारे लोग ये कह रहे हैं कि इसका डीएनए चेंज हो गया और अब ये अच्छे खासे पैसे बना के देगा, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। आपका व्यू पॉइंट क्या है, आपकी रीडिंग क्या है फार्मा को लेकर सर? देखिए आजकल के बाजार में हो क्या गया है ना कि द न्यूज़ फ्लो फॉलोज द प्राइस एक्शन। अब क्योंकि फार्मा ने इतना अच्छा चला है तो देयर इज दिस सो मच टॉक अराउंड फंडामेंटल्स एंड हाउ द डीएनए हैज चेंज, बट ये सेम सेक्टर 2 महीना पहले वाज वन ऑफ द अंडर परफॉर्मर्स ऑफ द लास्ट 2 इयर्स। और यही ब्यूटी है टेक्निकल एनालिसिस की कि ये न्यूज़ फ्लो और फंडामेंटल्स के थोड़े से आगे चलता है, क्योंकि हमें ये बताता है कि स्मार्ट मनी क्या कर रहा है। और जिस तरह की स्मार्ट मनी में की इनफ्लो आई है पिछले 2 महीनों में, मुझे लग रहा है कि फार्मा इंडेक्स इवेंचुअली 17,000 के लेवल तक चला जाएगा, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि ये 2 साल के बेयर मार्केट से निकल रहा है। काफी बड़ी डिक्लाइन हमने स्टॉक्स में देखा। 15,000 का जो लेवल है एनएसई फार्मा इंडेक्स का, वो प्रीवियस हाई है, तो वहां पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। बट इस लेवल से भी मुझे लगता है कि सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, डीवीज लैब्स, सिप्ला, ग्लेनमार्क, ग्रैनुअल्स, ये सारे अच्छे चार्ट्स है। तो एज अ मीडियम टर्म इन्वेस्टर बने रहिए, डोंट गेट आउट थिंकिंग कि मैं नीचे वापस ले लूंगा। आई थिंक ये गलत स्ट्रैटेजी है एक स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट में। और कभी भी अगर डिप आई तो टॉप अप कीजिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा 17,000 का हमारा इवेंचुअल टारगेट है, 2,000 पॉइंट की और तेजी यहां से लगती है। ओके, राइट, वेरी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कमिंग ऑन फार्मा। ठीक है, 17,000 तक का लेवल और बने रहे फार्मा में, डटे रहे। गौतम, जिस तरह की मेटल में भी हमें एक रैली दिखनी शुरू हुई है और जितने भी मैक्रो फ्रंट पे जो सिनेरियो वो काफ़ी सपोर्टिव भी लग रहा है। चाइना के स्टिमुलस की भी बात हो रही है और इनफैक्ट लेकिन क्या ये रैली सस्टेन करेगी? मेटल में क्या अपॉर्चुनिटीज बनती दिख रही हैं? प्रियंका, मुझे बेस्ट अपॉर्चुनिटी एक्चुअली मेटल्स में दिखती है, क्योंकि मेटल्स में बहुत ग्रेजुअल सी मूव आई है पिछले 1 महीनों में, और मुझे लग रहा है कि कुछ स्पेशल हो रहा है। क्योंकि अगर आप जेएसडब्ल्यू स्टील को देखें, जेएसपीएल को देखें, तो वो ऑलरेडी लाइफ टाइम पे चल रहे हैं और इस लेवल्स पे भी स्टेडी है। और अगर आप दूसरे और अगर आप अंडर परफॉर्मेंस को देखें, टाटा स्टील को देखिए, नैल्को को देखिए, सेल को देखिए, आई थिंक फंडामेंटली भी अंडर वैल्यूड है, अंडर ओन्ड है, और इनके चार्ट्स काफी अच्छे हो गए हैं और रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है 19,600-700 के इंडेक्स पे। तो हमारा बिग बेट एक्चुअली अगले 3 से 6 महीनों के लिए मेटल्स पे है। थोड़ा सा कॉन्ट्रा व्यू हो सकता है, क्योंकि फंडामेंटली लोग इसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, पर चार्ट्स में ये लग रहा है कि यहां से मेटल्स इंडेक्स में 1,000 पॉइंट की तेजी आ सकती है, माने 15 से 17% की तेजी आ सकती है। और जो मैंने 4-5 नाम लिए, आई थिंक वहां पर रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छी है, और हमने अपने सब्सक्राइबर्स को गोल्डी लॉक्स में ये सब सारे स्टॉक्स रेकमेंड किए हैं। मेटल में कौन से स्टॉक्स आपके रडार पे हैं गौतम, लगे हाथ वो भी बता दीजिए। देखिए, एक तो अगर आप सबसे फंडामेंटली स्ट्रांग और टेक्निकली स्ट्रांग को जाएंगे तो वो है जेएसडब्ल्यू स्टील। आई थिंक आई हैड द प्लेजर ऑफ मीटिंग द मैनेजमेंट आल्सो रिसेंटली, और जिस तरह की मैंने कमेंट्री सुनी और जिस तरह के चार्ट्स है, मुझे लग रहा है कि जेएसडब्ल्यू स्टील 4 फिगर्स में चला जाएगा। सो 1,000 से 1,100 रुपए की मूवमेंट यहां से आ सकती है। आप समझिए 1,000 रुपया जाना माने 20% की तेजी, 30% की तेजी, जो आपको निफ्टी में नहीं दिखती है, क्योंकि निफ्टी में 10% बढ़ना माने ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट्स बढ़ना, जो बहुत डिफिकल्ट है वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव पे। सो जेएसडब्ल्यू स्टील हमारा फेवरेट है। मगर आप डार्क हॉर्स को अगर आप देखते हैं तो नाल्को, सेल और टाटा स्टील, ये 3 स्टॉक मेरे हिसाब से अगले 3 से 6 महीनों में सरप्राइज कर सकते हैं। स्टील, नाल्को और जेएसडब्ल्यू स्टील, इन तीनों के नाम हम जो है नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि आप स्टॉक पिक्स देते हैं तो बिल्कुल नोट डाउन करना ही चाहिए। ये सीमेंट स्टॉक्स में थोड़ी सी एक्शन वापस शुरू हो गई है, उधर अल्ट्राटेक चल रहा है वन साइडेड, कुछ एमएनए की भी न्यूज़ आ रही है। ऑफकोर्स अदानी ग्रुप ने सांगी को खरीदा है। सीमेंट के कोई स्टॉक्स आपके रेडार थ्रो कर रहा है? देखिए, मुझे तो यही लगता है कि रियल एस्टेट और रियल एस्टेट प्रॉक्सी एक बहुत बड़ी थीम है अभी इंडिया के लिए, क्योंकि रियल एस्टेट में 10 साल का ब्रेकआउट आया था 1.5 साल पहले, और वो ब्रेकआउट के बाद रियल एस्टेट इंडेक्स अभी 560 पे चल रहा है, 560 इंडेक्स लेवल पे चल रहा है, और यहां से मुझे और अच्छी तेजी लगती है, 600 से 620 तक वो इंडेक्स जा सकता है। अब क्यों मैं रियल एस्टेट की बात कर रहा हूं, क्योंकि सीमेंट इज अ रियल एस्टेट प्रॉक्सी इन अ सेंस, और सीमेंट में जिस तरह की तेजी आई है, आप रैमको सीमेंट को देखिए, अल्ट्राटेक हमारा लॉन्ग टर्म पिक रहा है ऑल अलोंग,
अंबुजा सीमेंट और एसीसी हमें अच्छा लगता है। आई थिंक ये बड़ी थीम है, इसमें अच्छी खासी डाउनसाइड हमने देखा पिछले 4-6 महीनों में, अब वो सब धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं। तो अल्ट्राटेक तो एवरग्रीन पिक है, वो बेसिकली आपका सीमेंट सेक्टर का जेएसडब्ल्यू स्टील है जो चलता ही रहेगा, यहाँ से अच्छा मूवमेंट आनी चाहिए। और एसीसी और अंबुजा सरप्राइज करेंगे, डार्क हॉर्स कैंडिडेट्स है, दोनों हमें अच्छे लगते हैं। तो सीमेंट और रियल एस्टेट, द एंटायर बास्केट ऑफ स्टॉक्स हमें अच्छा लगता है मीडियम और लॉन्ग टर्म के हिसाब से। गौतम, आईटी पे आपका टेक क्या है? क्योंकि काफ़ी सारे लोग इनकी गाइडेंस और इनकी ग्रोथ को लेकर क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं, और काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं नहीं, इनकी पास हिस्ट्री देखिए, इन्होंने ऐसी कई बार सिचुएशन को फेस किया और आगे निकल के आए हैं। तो दो अलग अलग व्यू पॉइंट है मार्केट के अंदर और दोनों अपना अपना फोर्स लगा रहे हैं। आपका स्टैंड क्या है, आपका एनालिसिस क्या है सर? देखिए, आईटी में थोड़ी बहुत हेडविंड्स तो है, ये मानना पड़ेगा, क्योंकि वी आर ग्लोबली लिंक्ड और दुनिया में कुछ भी होती है तो एक बार हम आईटी स्टॉक्स के अर्निंग्स को और उसकी विजिबिलिटी को डेफिनेटली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। पर जिस तरह का इन्फोसिस का रिजल्ट्स आया, उसके कारण ये जो आईटी इंडेक्स का जो अप ट्रेंड है वो एक बार के लिए डिरेल हो गया। बट अगर मैं लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखूं, और क्योंकि हम रेशियो चार्ट्स काफी नजदीकी से गोल्डीलॉक्स में देखते हैं, तो आईटी इंडेक्स डिवाइडेड बाय द निफ्टी, उसका जो रेशियो चार्ट है वो एक 10 साल के लो के लेवल पे चल रहा है। तो लग रहा है कि यहां से एक टर्न अराउंड आनी चाहिए। बट आईटी इंडेक्स में आप हर कुछ स्टॉक को नहीं खरीद सकते। जैसे मेटल्स और फार्मा में मैंने बात किया, आप कुछ भी स्टॉक लीजिए, हो सकता है कि वो चल जाए। बट आईटी इंडेक्स में आपको थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा, और यहाँ पर हमारा फेवरेट्स है टीसीएस और टेक महिंद्रा। मुझे लगता है कि ये दो स्टॉक में पोजीशन बनाइए। और अगर आप मिड कैप आईटी में जाए तो वहां पर तो अच्छी तेजी है अक्रॉस द बोर्ड। सो मिड कैप आईटी में एक्चुअली जो ग्लोबल हेडविंड्स है वो दिख रहा नहीं है, क्योंकि वहां का ट्रेजेक्ट्री अलग है। तो लार्ज कैप आईटी में जो दो स्टॉक मैंने कहा उसमें रहिए। और अगेन रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखें तो टीसीएस और टेक महिंद्रा में मुझे यहाँ से डाउनसाइड नहीं लगता, और अगर इंडेक्स यहाँ से चल गया तो ये दो स्टॉक में 15 से 20% की तेजी आनी चाहिए। क्या बात है, टीसीएस और टेक महिंद्रा टॉप पिक्स हैं आईटी में। जाने से पहले थोड़ा सा हम ग्रीडी हो रहे हैं, थोड़ा मिड कैप स्मॉल कैप का भी कुछ फ्लेवर देके जाइए। क्या क्या स्टॉक्स के ऊपर आपका रेडार बता रहा है? देखिए, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स काफी ओवरहीटेड है अजय जी। आई थिंक जिस तरह की तेजी हमने पिछले 2-2.5 महीनों में देखा, यहाँ पर थोड़ा सा हमें केयरफुल होके पोजीशन बनाना पड़ेगा और बास्केट बनाइए। आई थिंक मैं तो यही रेकमेंड करूंगा। तो जो थीम्स हमें अच्छे लगते हैं, एक तो ऑटो एंसिलरी मेरे हिसाब से बहुत बड़ी थीम है जो यहाँ से चलेगी। इंडस्ट्रियल्स काफी अच्छी थीम है। सीमेंट मैंने पहले भी कहा था। मैन्युफैक्चरिंग एज अ होल, जो जो उसके जो लिंक स्टॉक्स है वो अच्छे लगते हैं। और जो अनलॉक ट्रेड है, चाहे वो होटल स्टॉक्स हो, एंटरटेनमेंट स्टॉक्स हो, क्यूएसआर स्पेस है, सफायर फूड्स हुआ, देवयानी इंटरनेशनल हुआ, ये सब बड़ी अपॉर्चुनिटीज है अगले 1 से 1.5 साल के लिए। सो एक ही रिकमेंडेशन है, क्वालिटी में रहिए। अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप में भी कर रहे हैं तो हर सेक्टर के टॉप 3 और 4 में रहिए, आपका पोर्टफोलियो सेफ रहेगा। एक्सीलेंट, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही मीनिंगफुल 15 मिनट, जिसको हम अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर डालेंगे। आप जरूर जाके देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा बारीकी से गौतम शाह के चार्ट्स की रीडिंग और स्टॉक्स उन्हें कौन से पसंद आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप अच्छा ट्रिप करके आइए और दुबई से लौटने के बाद फिर हमसे बात करेंगे कि वहाँ के बड़े बड़े फंड्स वालों से आप क्या बातचीत करके आए हैं। ये गौतम शाह थे हमारे पसंदीदा चार्टिस्ट। काफ़ी कमजोरी दिखाई दे रही है। टाइटन के